नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार करंट अफेयर खास सेशन में। इस सेशन में बात करते हैं उस दिन के होने वाली प्रमुख घटनाओं की, जो आपकी परीक्षा दृष्टि से उपयोगी हैं और आपके कहीं न कहीं एग्ज़ाम में आएँगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोई भी वीडियो आपको जब तक मैं अपलोड करूँ, तो आपके पास नोटिफ़िकेशन पहुँचे और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर, उनके आंसर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि रंपा आदिवासी जो विद्रोह है, उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? तो आपको बता दें, जब देश में हमारे जो आदिवासी समुदाय थे, उनके खिलाफ जब ब्रिटिश की नीतियाँ बनाई जा रही थी, उन नीतियों के खिलाफ कई आदिवासी विद्रोह हुए। उसमें एक प्रमुख विद्रोह था रंपा। और रंपा इस टाइम चर्चा में क्यों हुआ है? क्योंकि इस टाइम ऐसा माना जा रहा है कि देश के सबसे बड़े फि जो फ़िल्म निर्देशक हैं एस. एस. राजामौली, तो राजामौली जी ने किया है, अभी एक नई इनकी मूवी आने वाली है 7 जनवरी 2022 को। इसका नाम है आरआरआर। तो उस आरआरआर में जो इसमें जो मेन मुख्य किरदार दिखाए गए हैं, जो हीरो दिखाए गए हैं, उसमें कहीं न कहीं वो रंपा आदिवासी विद्रोह से संबंधित हैं। तो अगर हम इनके आंसर की बात करें तो ये आंसर होगा अल्लूरी सीताराम राजू। तो रंपा आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा किया गया है। अगर हम बात करें इन्होंने विद्रोह क्यों था? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, एक वन अधिनियम बनाया था जिसको बोलते हैं मद्रास वन अधिनियम। मद्रास इस टाइम जो आपका तमिलनाडु, चेन्नई इलाका उसको बोला जाता है। तो मद्रास वन अधिनियम जो 1882 बना, उसमें क्या बात बोली गई थी कि आपका जो आदिवासी समुदाय थे, वो उनको प्रतिबंधित कर दिया गया था कि वो जंगल में नहीं जा सकते हैं और जो पारंपरिक जो खेती करते थे, जिनको वहाँ पर पारंपरिक बोडो कृषि के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर उनको रोक लगा दी गई है। तो इस तरीके की जब उन्होंने देखा कि कायरता हो रही है और दिक्कतें आ रही हैं कहीं न कहीं आदिवासी समुदाय को, तो अंग्रेज़ों की इस दमनकारी नीति को उन्होंने दूर करने के लिए इन्होंने क्या किया, 1922 में रंपा आदिवासियों को नेतृत्व में इन्होंने क्या किया यहाँ पर 1922 में आकर इन्होंने वहाँ पे एक आंदोलन खड़ा किया, जिसमें इनके इसके नेता बने अल्लूरी सीताराम राजू। और ये आंदोलन 1924 में जब इनको पकड़कर वहाँ पर गोली मारकर हत्या कर दी गई, तब तक चला। और वहाँ पर क्योंकि इन्होंने क्या किया था, आदिवासी समुदाय को जंगलों की और ज़मीनों की हक के लिए बात की थी, इसलिए इनको जंगल के नायक के रूप में भी जाना जाता है और इसीलिए इनको वहाँ पर मान्यम वीरडू के नाम से भी लोग इनको जानते हैं। आज का अगला प्रश्न ये है कि भारत में जो उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट है, उसके न्यायाधीश की नियुक्तियाँ कौन करता है? अर्थात कौन अपना एक लेटर लिख के देता है कि आपको हमने यहाँ अपॉइंट कर दिया है। तो आपको बता दें, इसका आंसर सीधा-साधा सा है कि राष्ट्रपति के द्वारा भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के जो जितने भी न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है। लेकिन आपको बता दें, ये भी राष्ट्रपति डायरेक्ट नहीं कर देते हैं, बल्कि हम बात करें कि कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, राष्ट्रपति को संविधान का अनुच्छेद 124 का खंड जो 2 है, वो उनको ये अधिकार देता है कि वो उचित न्यायाधीशों की नियुक्ति करें। तो अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना है, उसके लिए सबसे पहले आपकी उम्र 65 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। इसके अलावा क्या होता है कि हर हाल में 65 वर्ष से तो कम होंगे। इसके अलावा क्या है, आप भारत देश के नागरिक हों, साथ ही साथ क्या हो कि आपने सुप्रीम कोर्ट के अगर न्यायाधीश बनना है, तो आपने हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष या उससे अधिक का आपको अनुभव हो वहाँ जज बनने का। अगर आप जज नहीं रहे हैं, तो आप उसी मतलब कि सुप्रीम कोर्ट अगर आपको जज बनना है, तो हाई कोर्ट के अंदर आपको कम से कम 10 साल या उससे अधिक या तो वहाँ के आप वकील या अधिवक्ता रहे हों या फिर क्या हो कि आप राष्ट्रपति की नज़रों में प्रतिष्ठित न्यायवादी रहे हों। और जो इनका सिलेक्शन होता है, वो क्या करते हैं, कोलिजियम एक सिस्टम बनता है। कोलिजियम के अंतर्गत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठते हैं। उसके अलावा 4 ऐसे न्यायाधीश बैठते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद। ये 5 लोगों का एक समूह बनता है, ये 5 लोग मिलके करते क्या हैं, ये पाँचों लोग मिलके एक नामों की सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति क्या करते हैं, उन नामों को मानते हैं और राष्ट्र उनको आदेश देते हैं कि आप इनको यहाँ पर जज बनाइए। अगर राष्ट्रपति अगर उनको लगता है कि नामों का चुनाव सही से नहीं हुआ है, तो वो क्या करेंगे, वो दोबारा से कोलिजियम को वापस भेज देंगे नाम। अब की बार अगर कोलिजियम चाहे, तो उन्हीं नामों के साथ या चेंजमेंट करके साथ अगर उनको दोबारा से उनको अनुशंसा करता है कि आप इनको बनाइए, इनको जज, तो फिर राष्ट्रपति बाध्य होता है उसको करने के लिए। इसी की वजह से क्या होता है, कोलिजियम प्रणाली में कभी-कभी भ्रष्टाचार या फिर आपसे यूँ कहें कि भाई-भतीजावाद की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। इसके लिए कोशिश की जा रही है, इसको दूर करने का प्रयास किया जाए। आज का अगला प्रश्न ये है कि संसद के सदस्य होते हैं, जो कि आपके संसद के अंतर्गत मुख्यतः कौन होते हैं, एमपीज़ होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। इनको प्राप्त जो विशेषाधिकार हैं, विशेषाधिकार से मतलब यहाँ पर उनको बोलने की स्वतंत्रता या फिर संसद के अंतर्गत जितनी भी कार्रवाई होती है, उसके प्रकाशन का अधिकार कि उसको लाइव चलेगा या न्यूज़ में छपेगा। ये संविधान के किस अनुच्छेद से उनको विशेषाधिकार प्राप्त हैं? तो आपको बता दें, जो संसद के सदस्य हैं, उनको विशेषाधिकार संविधान के अनुच्छेद 105 से मिले हुए हैं। अगर वहीं पर हम राज्य विधानसभाओं की बात करें, अगर राज्य की बात करें, तो राज्य के अंतर्गत जो जितने भी एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, उनको यही विशेषाधिकार संविधान के अनुच्छेद 194 से मिलते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें इनको और क्या विशेषाधिकार मिलते हैं, इनको जो प्रिविलेज मिलते हैं, उनको 1908 की जो सिविल प्रक्रिया संहिता है, उसके द्वारा दिए जाते हैं। उसके अंतर्गत क्या होता है, ये लोग अगर कोई भी सत्र चल रहा हो, पता चलिए सत्र 3 टाइप के हैं इस टाइम पे हमारे यहाँ पे।
कि आपका सबसे पहले शीतकालीन वहाँ पे मानसून बजट सत्र चलता है, फिर मानसून सत्र चलता है, फिर शीतकालीन सत्र चलता है, सबसे बड़ा बजट सत्र होता है। दूसरे नंबर पे मानसून सत्र होता है और तीसरे नंबर पे आपका आता है शीतकालीन सत्र। तो इन सत्रों के शुरू होने के 40 दिन पहले और इन सत्रों के समाप्त होने के 40 दिन बाद तक यहाँ के जितने भी जो आपके जो मान्यगढ़ हैं, जो जितने भी एमपी या एमएलएज़ हैं, इनके ऊपर कोई भी सिविल केस नहीं लगाया जा सकता है। अगर आपराधिक केस है तो वो शुरू किया जा सकता है, लेकिन सिविल से अनुमति होती है। आपको बता दें तो संविधान की संसद जो सदस्य होते हैं, इनमें ना केवल जितने चुने हुए एमपी या मनोनीत एमपी होते हैं, इनके अलावा ऐसे सभी लोग जिनको इनकी संसद की कार्रवाइयों में भाग लेने के लिए और बोलने का अधिकार होता है, जैसे भारत के न्यायवादी हैं, महान्यायवादी हैं और सभी लोगों को क्या होता है, इन सबको ये विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। यहाँ पर एक अपवाद क्या है, इसको आप ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रपति क्या होता है, संसद का वो मेंबर होता है, लेकिन राष्ट्र अंग होते हैं इसके, लेकिन राष्ट्रपति को जो विशेषाधिकार हैं, वो अनुच्छेद 105 से ना मिलके उनको ये विशेषाधिकार 361 के अंतर्गत मिले हैं, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को विशेषाधिकार दिए गए हैं। अपने कार्यों की अनुमतियाँ प्रदान की गई हैं उनको। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 105 से विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। आज का अगला प्रश्न देखेंगे, समुद्र के तट से कितनी दूरी तक देश का संपूर्ण एकाधिकार रहता है? तो आप बता दें, अगर कोई भी देश है, अगर भारत की देश है, अगर हम इसके पूर्वी या पश्चिमी देश में देखें, यहाँ जैसे बंगाल की खाड़ी है, तो इनका जो तटवर्ती इलाका है, ये तो देश का ही तटवर्ती इलाके से क्या किया जाता है, कुछ दूरियाँ मापी जाती हैं। आपको बता दें, दूरियों को जो मापने का तरीका है, तो क्या होता है, समुद्र में दूरियाँ मापी जाती हैं, वो नॉटिकल मील में नापी जाती हैं और आपको बता दें कि 12 नॉटिकल मील तक समुद्र के तट से जो दूरी होती है, उस पर क्या होता है, किसी देश का संपूर्ण एकाधिकार होता है। यहाँ संपूर्ण एकाधिकार का मतलब ये होता है कि वो अपना यहाँ पर खुद का संप्रभु इनका इलाका इसको मान लिया जाता है 12 नॉटिकल माइल्स तक और उसके अलावा क्या कहता है इसमें एक आधार के अलावा वहाँ पर क्या कर सकते हैं खनिज का अन्वेषण कर सकते हैं। मछलियों को वहाँ पे मत्स्य वहाँ पे क्या कर सकते हैं मछलियों को वहाँ पे जाल लगाकर उनको ले सकते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं और 12 नॉटिकल माइल से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक किसी भी देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन अर्थात अनयन क्षेत्र जो होता है, जो ईईसी इनको बोलते हैं, ईईजेड जिसको बोला जाता है, उसके अंदर क्या होता है इनका संपूर्ण क्षेत्राधिकार तो नहीं रह पाता है, 12 नॉटिकल माइल से लेकर 200 नॉटिकल माइल के बीच में। बस ये क्या कर सकते हैं, वहाँ पर खनिजों का अन्वेषण कर सकते हैं, मछली का दोहन कर सकते हैं, इस तरीके से इनका यूज़ हो सकता है और ब 200 नॉटिकल माइल के बाद जितनी भी जो जगह बचती है, वो पूरे विश्व के लिए अनुसंधान करने के लिए, सर्च के लिए खुली होती है, वहाँ पर वो लोग भी इसके संसाधनों का यूज़ कर सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि लॉन्ग फॉर सेल क्या है? तो आपको बता दें लॉन्ग फॉर सेल अभी हाल ही में खोजा गया है। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है आपने कोई भी सिस्टम बनाया, मतलब कोई आपने विंडोज़ बनाई या आपने कोई डेवलप किया, कोई कोडिंग डेवलप की, तो कोडिंग में क्या हुआ कहीं से आपकी गलती रह गई। तो उसी तरीके से लॉन्ग फॉर सेल आखिर है क्या? लॉन्ग फॉर सेल क्या है? कि जो भी सिस्टम बनाया कोई भी एक एक उन्होंने कोडिंग की उसमें साइबर सुरक्षा दोष पाया गया है, उसको लॉन्ग फॉर सेल बोला गया है। तो लॉन्ग फॉर सेल का मतलब क्या है? इसमें हैकर आसानी से क्या कर सकते हैं डिवाइस की या फिर सर्वर को हैक कर सकते हैं, अपनी रीच पहुँचा सकते हैं। इस कमी की वजह से क्या होता है कि जब भी कोई आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और अगर कोई ऐसा हैकर इसमें चाहता है वहाँ पे आपको अंदर घुस जाए तो वल्नरेबल कर दे, तो उसमें क्या कर सकता है, ये उसको जाँच नहीं सकता है क्योंकि इसमें लॉन्ग फॉर सेल दोष पाया गया है। तो इसी को देखते हुए क्या किया गया है, ये सुरक्षा दूर हैकर को आसानी देखते हुए क्या किया गया है, इसमें ना केवल इंडस्ट्री के लोग इसको यूज़ करते हैं चीज़ों को, लेकिन कहीं न कहीं जितने भी राजनेता वगैरह हैं, अभिनेता जो प्रमुख लोग हैं, वो यूज़ करते हैं। तो लॉन्ग फॉर सेल ये खोजा गया है कि ये साइबर सुरक्षा दोष है, इसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। आज का अगला प्रश्न है, किस देश द्वारा तब्लीग को प्रतिबंधित कर दिया गया है? अगर तब्लीग का आपको नाम याद हो, जो हमारे देश में कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी, उस टाइम पे तब्लीगी जमात पर सीधा दोष मढ़ा गया था, लेकिन वो था या नहीं पहली बात तो वो गलत था, लेकिन तब्लीग का मतलब क्या होता है? किसी धार्मिक किसी भी धार्मिक जो सम्मेलन होते हैं, उसमें इकट्ठे हुए जमात मतलब लोग। तो तब्लीग को प्रतिबंधित करने वाला ये मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। तो आपसे प्रश्न ये है कि किस देश द्वारा तब्लीग को प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? जिस देश ने इसको प्रतिबंध किया है, वो मुस्लिम का सबसे अगुआ देश रहा है। अभी से नहीं मध्यकालीन इतिहास समय से ही रहा है। तो वो बता रहे हैं तब्लीग को प्रतिबंधित करने वाला जो देश है, उसका नाम सऊदी अरब है। तो सऊदी अरब ने ना केवल तब्लीग को प्रतिबंध किया है, बल्कि वहाँ पे एक और है द वाहा समूह, उसको भी प्रतिबंध किया है। द वाहा समूह को वहाँ पर अहबाब के नाम से जाना जाता है। तो उनका ये कहना है सऊदी अरब वालों का कि समाज के लिए खतरे हैं इस टाइप के समूह क्योंकि इससे कहीं न कहीं क्या होता है लोग इकट्ठे होते हैं और इस टाइम कोरोना के काल में दिक्कतें बढ़ती हैं। कहीं-कहीं पे उसमें कुछ धार्मिक बातें भी कोई गलत तरीके से प्रस्तुत की जाती हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया है तब्लीग को वहाँ पे प्रतिबंधित कर दिया है। आज का अगला प्रश्न ये है कि स्कैंडिनेवियाई देश कौन-कौन से हैं? तो आपको बता दें स्कैंडिनेवियाई देश जो हैं, वो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन-सा देश स्कैंडिनेवियाई है या निम्नलिखित में से कौन-सा देश स्कैंडिनेवियाई नहीं है? तो आपको बता दें जितने भी स्कैंडिनेवियाई देश हैं, ये उत्तरी यूरोप का हिस्सा है और इनके अगर आप आंसर देखें तो इनके आंसर हैं डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। तो 3 देश मिलकर क्या इनको बोला जाता है स्कैंडिनेवियाई देश बोला जाता है। तो अगर आपको और बता दें डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। इसके अलावा इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप पे तो ये पाए जाते हैं देश, अगर इनमें से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन के साथ
फ़िनलैंड, आइसलैंड और फैरो द्वीप हैं, इनको और जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर 6 देश हैं। इनको मिलकर नॉर्डिक कंट्रीज़ कहा जाता है। आपको बता दें, यहाँ पे नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, तो लो ओस्लो के अंदर क्या दिया जाता है यहाँ पर शांति का जो नोबेल छोड़ के इसमें सारे यहाँ पे नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आज का और आखिरी क्वेश्चन है कि टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड जो 2021 है, उसे किसे देने की घोषणा की गई है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप बता दें। ये क्या है, अमेरिका की एक प्रतिष्ठित मैगज़ीन है जिसका नाम है टाइम्स। वो क्या करती है हर साल काफ़ी जो पूरे वर्ल्ड में जो वर्चस्व वाला कोई अगर लोग रहते हैं तो उनको क्या करते हैं, ये चुनते हैं और उनको टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है। अगर हम 2021 से 2020 की बात कर लें, 2020 में जो बिडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे और उस टाइम उपराष्ट्रपति थी कमला हैरिस, तो संयुक्त रूप से इन दोनों लोगों को दिया गया था। तो इस साल की अगर बात करें तो 2021 का अवार्ड दिया गया है एलन मस्क को। अगर आप एलन मस्क को नहीं जानते तो आपको इनका नाम नहीं सुना है तो आपको पता होना चाहिए। वर्ष 2021 से अब तक कि जितने भी अभी तो जो डाटा आया हुआ है उस हिसाब से ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं एलन मस्क। इसके अलावा इनकी अमीर शख्स होने के अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक कार टेस्ला उसकी कंपनी के मालिक हैं। साथ ही साथ ये स्पेस एक्स के मालिक हैं जो सैटेलाइट के रूप में कार्य करते हैं और इन्होंने कहीं न कहीं जो स्पेस टूरिज़्म है उसको बढ़ाने के लिए अभी इन्होंने 4 लोगों का जत्था भेजा हुआ था, वो ट्रायल इनका सफल रहा है। तो इनका मैगज़ीन का ये मानना है, ये ना केवल धरती पर बल्कि धरती के बाहर जीवन पर जितने भी प्रभाव इन्होंने जिस तरीके से लोगों पे भी डाला है, वो काबिल तारीफ़ है और उन्होंने चीज़ों को बदलाव लिया है। इन्होंने ना केवल समाज में बदलाव लाया है, बल्कि बदलाव के सबसे बड़े उदाहरण भी बने हुए हैं। ये कहीं न कहीं लोगों को जोड़ते हैं, उनको अमीर बनाने में उनके शेयर भी इनको अपने बेचते हैं। कई बार काफ़ी रोचक कार्य भी करते हैं और कहीं न कहीं ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काफ़ी वर्क करते हैं। इसके अलावा इन्होंने स्पेस में तो लोगों को भेजा है, साथ ही साथ इन्होंने क्या किया है, कि इन्होंने स्पेस टूरिज़्म के लिए दरवाजे नए खोले, नई संभावनाएँ खोली हैं। इन सब रीज़न की वज़ह से इनको साइंस पर्सन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ज़रूर परीक्षा में कहीं न कहीं आपके ये आएगा। तो इसके साथ जितने करंट अफेयर थे उनका एनालिसिस और जो आप देखते हैं उनका क्या-क्या आंसर थे, वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के और भी सेशन से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डियार को। मिलेंगे एक नए सेशन में, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई को करते रहिए। थैंक यू।